हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो शुरू करते हैं। अपना आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेट। तो टाइप्स ऑफ रेट में हमें क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? वो है पहला जो है वो है इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरा जो है वो है एवरेज रेट और थर्ड है इनिशियल रेट। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहले ही अगर आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है इंस्टेंट। इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रेट क्या है, उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो हमारी कोई रिएक्शन ऐसे है, A गिव्स B। ठीक है, अब हम यहां पे देखेंगे, ग्राफ से देखेंगे, यह है हमारा, यह है कंसंट्रेशन और यह है टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है। तो अगर हमें अब A लिखना हो तो A हमारा कंज्यूम हो रहा है और विच टाइम डिक्रीज होता है, और B को अगर हम यहाँ पे A लिखते हैं और अगर B लिखना हो तो B विच टाइम बन रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, A विच टाइम घट रहा है और B विच टाइम बन रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमें अब क्या बोल रहा है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो इस टाइम पे टाइम t1 पे अगर मुझे देखना हो कि इसकी रेट क्या है, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो मान लो अगर यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे, अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो क्या देगा मुझे? वो देगा मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। और अगर मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो देगा मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम लिखेंगे, आप इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। रेट क्या रेट यहाँ पे होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, रेट होती है बराबर इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप को हम कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं हम dc/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। याद क्या रखना है? काफी इजी है। ठीक है, रेट, इंस्टेंटेनियस रेट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो होती है बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस स्लोप का जो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका स्लोप क्या है? वो देगा हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। और अगर हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो देगा हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, तो हमने उसी चीज को यहाँ पे लिखा है। अगर हमें अब अलग अलग देखना है, वो कैसे देखेंगे? देख लो, हमारी रिएक्शन थी A गिव्स B। ठीक है, हमारी रिएक्शन थी A गिव्स B। तो अगर हमें अब
ठीक है, यह है कंसंट्रेशन और यह है टाइम, यह है कंसंट्रेशन, यह है टाइम। पहले हम देखेंगे ए, ठीक है, ए कैसे डिक्रीज हो रहा था, ए हमारा ऐसे डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ए ऐसे हमारा डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। तो वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा, स्लोप। स्लोप क्या होगा, मान लो हम यहाँ पे इस इंस्टेंट पे हमने रेट मेजर करनी है, ठीक है, तो वो लिखेंगे हम बराबर स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम स्लोप ऐसे, ठीक है, आपको स्लोप ड्रा नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधे यहाँ पे लिखना है माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है, माइनस क्यों लगाते हैं हम और प्लस क्यों लगाते हैं, और माइनस किसके लिए लगाते हैं और प्लस किसके लिए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसके बराबर आया, माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। अगर ऐसे ही अब हमें बी के लिए अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बी अब लिखेंगे हम ठीक है, तो बी ऐसे हमारा फॉर्म हो रहा था, ठीक है, और यह है कंसंट्रेशन, यह है टाइम। मान लो इस पॉइंट पे हमें रेट निकालनी है, इस टाइम पे हमें रेट निकालनी है, एट दिस टाइम, ये पर्टिकुलर हुआ ना, इस टाइम पे, इस टाइम पे मुझे चाहिए कि इसकी रेट क्या है। तो वो अगर यहाँ पे मैं सीधे स्लोप ड्रा करूँगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने स्लोप ड्रा किया है, वो क्या देगा मुझे, वो देगा मुझे रेट ऑफ, क्या देगा, फॉर्मेशन ऑफ बी। तो आर बी किसके बराबर होगा, प्लस डी बी बाई डी टी, वो इसके बराबर होगा। काफ़ी इजी है, मैंने अब आपको समझाया है कि कैसे होता है, लेकिन ये काफ़ी इजी है। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो वो लिखेंगे हम, और ए की निकालनी है रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, तो वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए होगा बराबर माइनस डी ए बाई डी टी। और अगर यहाँ इसकी रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है बी की, वो लिखेंगे हम डी बी बाई डी टी। तो लेकिन बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें माइनस, ये इसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना है। ये स्मॉल डी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्मॉल डी रखा है। तो अब हम देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब क्या देखेंगे हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। एवरेज रेट क्या होती है, एवरेज रेट क्या होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, बेसिकली वो हमने पढ़ा है क्या, एवरेज रेट ही। एक लॉन्ग इंटरवल के लिए हम देखते हैं इस रिएक्शन की रेट क्या है, इस रिएक्शन की रेट क्या है, उसको क्या कहते हैं हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो यहां पे आप लिखो फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर ए लॉन्ग for a long interval of time के लिए हम इसको मेजर करते हैं। उसी तरीके से हम जाएंगे, मान लो हमारी रिएक्शन है A gives B, तो यहां पे हम देखेंगे ये है हमारी कंसंट्रेशन और ये है टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम। मान लो हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो वो कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, वो ऐसे होगा
और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, ठीक है। ये है ए, क्योंकि ए विथ टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बी विथ टाइम बन रहा है, यह है कंसंट्रेशन, ठीक है। ए घट रहा है देखो, और बी बन रहा है, ठीक है। ए घट रहा है विथ टाइम और बी बन रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो यहां पे मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगा, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। ये पहले हम निकालेंगे बी के लिए, यह बी, यह कंसंट्रेशन और यह टाइम, यह कंसंट्रेशन और टाइम, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमें निकालना है। मान लो यह T1 मेरा और यह है T2, T1 और T2, ये क्या है T1 और T2, और T1 के हिसाब से क्या आएगा, मुझे T1 से आएगा C1 कंसंट्रेशन C1, और T2 से क्या आएगा C इनिशियल या C1 या C2, ठीक है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T1 और ये फाइनल कंसंट्रेशन है टाइम T2 पे, ठीक है। तो रेट किसके बराबर मैंने आपको बोला है, और इस चीज को यहां पे ये जो डिफरेंस आई है इसको लिखते हैं हम डेल्टा टी से, और ये जो यहां पे डिफरेंस आई है तो इसको लिखते हैं डेल्टा सी से, इसको लिखते हैं डेल्टा सी और इसको लिखते हैं डेल्टा टी। तो रेट किसके बराबर होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो रेट होगी बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो आर बी होगी बराबर, वो किसके बराबर होगी, डेल्टा सी बाय डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, वो होगा बराबर डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो अगर हम यहां पे अब लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे सी फाइनल, वो क्या है, वो है C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। ये होगी हमारे बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अगर ऐसे ही हम अब ए के लिए निकालेंगे, मान लो अगर हमें अब यहां तक आपको समझ आया, देखो हमने क्या किया, ये फॉर्मेशन ऑफ बी है यहां पे, तो टाइम T1 पे C1 कंसंट्रेशन है, टाइम T2 पे C2 कंसंट्रेशन है, तो हमें पता है रेट होती है बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 डिवाइड बाय टाइम टेकन T2 माइनस T1, तो ये टाइम आ गया, ठीक है, इतना टाइम आ गया, ठीक है। अगर हमें अब B के लिए निकालना है, A के लिए अगर आप निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, अगर यहां पे आप A के लिए निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ए क्या हो रहा था, ए विथ टाइम हमारा कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन और यह है टाइम, ए विथ टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो यहाँ पे T1 है हमारा, यह है T1, यह T1 है, और यहाँ पे क्या होगा, ये C1, यह है T2, और ये क्या होगा, ये होगा C2, ठीक है। T1 पे C1 है, T2 पे C2 है। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट होती है बराबर किसके बराबर होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। ये लॉन्ग इंटरवल के लिए हम निकालते हैं, तो आर बी किसके बराबर होगा, आर ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये टाइम के साथ घट रहा है, ए क्या है, ए हमारा रिएक्टेंट, तो लिखेंगे माइनस डी ए बाय डी टी, या डी सी बाई डी टी, यहाँ पे डी सी बाई डी टी लिखेंगे।
माइनस डी सी बाई डी टी। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, ये जो है ये है डी टी, क्या है डी टी, और ये क्या है डी सी, ये है डी सी, ये जो इंटरवल है ये है डी सी। ठीक है, आपको वो ग्राफ से भी क्वेश्चन देगा, ऐसे ग्राफ होगा, ये T1 होगा T2, ऐसे लिख के देगा, यहाँ पे 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये कुछ यहाँ पे मोलर है, यहाँ पे कुछ मोलर है, तो बोलेगा रेट बताओ। काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको ग्राफ से यहाँ पे समझाया है। तो ये क्या है, हम सीधे लिखेंगे डी सी बाई डी टी, लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है। तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस सी फाइनल क्या है, सी फाइनल है C2 माइनस C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि कभी ग्राफ ऐसे देगा, ऐसे कभी ग्राफ देगा, फिर ये कोऑर्डिनेट्स देगा, T1 कुछ सेकंड्स है, T2 कुछ सेकंड्स है, और यहाँ पे C1 कुछ कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कुछ C2 कुछ मोलर है, यहाँ पे ऐसे ही कंसंट्रेशन दे के रखे, फिर बोलेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताओ। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज ना हो जाएंगे और गलती ना करें, तो इसलिए हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है, ये हमारा निकल के आया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये आया हमें बराबर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, इतना समझ है। अब थर्ड में काफ़ी छोटा सा है ये। थर्ड मैंने बोला था इनिशियल रेट क्या होती है। देखो इनिशियल रेट आपने, जब हम आगे देखेंगे वहाँ पे हम देखेंगे, अगर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें निकालना होता है, वहाँ पे आता है एक्सपेरिमेंटल डेटा दे के रखा होता है, 2-3 एक्सपेरिमेंट्स का डेटा दे के रखता है, और वहाँ पे बोलता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाओगे, इनिशियल रेट क्या होती है। इनिशियल रेट होती है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, इनिशियल रेट को हम और नॉट से प्रेजेंट करते हैं, और इसको कहते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे। एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसको कहते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। बस मैंने आपको इसलिए बोला है ताकि आगे हम कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसको हम और नॉट से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे है, वो क्या है, वो ये है। ठीक है, वह क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारी रिएक्शन ने कितने स्टेप्स में हो जाए, कितने स्टेप्स में हमारी रिएक्शन हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दैट। तो हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है हमारी जो है एलिमेंट्री रेट ऑफ रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रेट ऑफ रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। दूसरी क्या है, दूसरी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है ये, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो है यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं अगर एक स्टेप में हमारी रिएक्शन हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, उसी चीज को हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन उस रिएक्शन का नाम दिया गया है जो एक स्टेप में हो जाए, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, एक ही स्टेप में, मान लो हमारा सीधे ए से बी बना, सीधे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा है हमारा, दूसरी जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उल्टा ही होगा, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो जाए उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मान लो हमारा
ऐसे हमारी एक रिएक्शन है A गिव्स B, यही रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे, ये ऐसे होती है, A से पहले X1 बना, X1 से फिर बना मेरा B, ठीक है। स्टेप 1 था ये, स्टेप 1 और स्टेप 2, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो गई। कितने स्टेप्स में? पहले X1 बना, कुछ इंटरमीडिएट यहां पे बना, और फिर यहां पे B बना, तो 2 स्टेप्स में हमारी ये रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर और अच्छे से पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम और अच्छे से पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बोला है, मान लो हमारी कोई रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट, A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन ये A से P डायरेक्ट नहीं बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। A से पहले दे रहा है X1, फिर X1 से मेरा ऐसे बन रहा है X2, और X2 से थर्ड स्टेप में बन रहा है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन हुई? ये हुई है 3 स्टेप्स में, स्टेप 1, 2 एंड 3, ठीक है, स्टेप 1, 2 एंड 3, 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन हमारी हो गई है। तो मान लो उसने बोला है, अब क्या है, उसने क्या बोला है कि ये हमारा जो था ये फास्ट स्टेप था, फास्ट स्टेप, और ये जो स्टेप था ये स्लो था, और ये भी था, ये हमारा था, क्या था, ये भी फास्ट मान लो, ये भी फास्ट था, और ये थर्ड है, ये स्लो है, ठीक है। ये हमारा पहला जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, दूसरा भी फास्ट और थर्ड भी फास्ट। इसमें हम रेट कैसे निकालेंगे? आपको ये पता हो चुका होगा, या अगर पता नहीं है फिर याद रख लो, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, यहां पे मैं लिखूंगा स्लोएस्ट स्टेप होता है RDS, हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हर कोई स्टेप क्या है, एलिमेंट्री स्टेप, हर कोई स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार कर लो, ठीक है। इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन ए complex reaction, every step is elementary step या elementary step या और simple step, ठीक है। इसको ऐसे मार्क करके रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री और सिंपल स्टेप, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना हो तो वो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे ही देगा, तो फिर उस टाइम पे हमें ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने यहाँ पे
ये वाला पॉइंट भी बोला है, ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। स्लोवेस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री। ये स्टेप भी एलिमेंट्री है, ये स्टेप भी एलिमेंट्री है, और ये स्टेप भी एलिमेंट्री है, ठीक है। तीनों के तीन स्टेप एलिमेंट्री है या सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। आपने समझ लिया होगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है ये क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज या रिएक्टेंट्स कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। ये बोल रहा है एक साथ कितने रिएक्टेंट्स कोलाइड करते हैं एक साथ, ठीक है, एक साथ कितने रिएक्टेंट्स कोलाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक है, एक साथ कितने रिएक्टेंट, कितने मॉलिक्यूल्स हमारे एक साथ कोलाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अगर यहां पे भी देखेंगे, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मान लो यहां पे कोई रिएक्शन हमारी है ऐसे, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। तो यहां पे हमारे एक साथ कितने कोलाइड हुए हैं, दो, ठीक है। तो इस स्टेप में, इस रिएक्शन में या इस स्टेप में कितने, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है 2, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2। और अगर यहां पे देखेंगे 2A प्लस B कितनी है मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी यहां पे कितनी है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, ये 1 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलरिटी है 3, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 3। तो ये यही बोल रहा है एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, टकरा रहे हैं, एक साथ कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। ये केमिकल 2 रिएक्शंस हैं। और यहां पे अब ये क्या है, इट इज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट, ठीक है, ये याद रखिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डायरेक्ट नीट में भी आया हुआ होगा, हर किसी जेई में भी आया हुआ होगा, और जेई एडवांस में भी आया हुआ होगा, ऑप्शन टाइप में, मतलब मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन भी आया होगा, ठीक है। ये याद रखना है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, उनको ध्यान देना, काफ़ी अच्छे से याद रख लेना। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। हमेशा अगर यहां पे नेगेटिव, मतलब मॉलिक्यूलरिटी अगर मैं बोलूं नेगेटिव, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब नेगेटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव हमेशा होता है, फ्रैक्शनल भी नहीं होता है, ठीक है, हमेशा। कैन नॉट बी, यहां पे कांट बी, नेगेटिव, जीरो, ठीक है, फ्रैक्शनल, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। मतलब मैं बोल रहा हूं मॉलिक्यूलरिटी जीरो है, मतलब कोई मॉलिक्यूल ही कोलाइड नहीं कर रहा है, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो ये बातें याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना है मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी है, मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी वो 3 है, मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी होती है 3 से ज़्यादा आपस में, जो 3 से ज़्यादा अगर हमारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। क्या होती है, कम। इसलिए मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी होती है 3 के बराबर। ये मैं आपको आगे कोलिजन थ्योरी में समझाऊंगा काफ़ी अच्छे से, और आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिर हमारा है
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्वड इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये बोल रहा है सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्वड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले ये रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या है? वो है रेट होती है बराबर, वो होती है बराबर के a टू द पावर n और b टू द पावर m। अगर हमारी रिएक्शन है a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट, a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन हमारा ऐसे आएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन कैसे आएगी? रेट होती है बराबर के a टू द पावर n और b टू द पावर m। ये जो k है, ये जो k है इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। आगे काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। रेट कांस्टेंट के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे है a टू द पावर n और b टू द पावर m। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है? सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म क्या है? a है और b है, और इनका पावर क्या है? n और m। n और m, इनका पावर क्या है? n और m। तो ऑर्डर किसके बराबर होगा? ऑर्डर होगा बराबर सम ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर्स, तो वो होगा बराबर n प्लस m। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जो इनका पावर है a टू द पावर n और b टू द पावर n m, तो n और m को अगर सम करेंगे वो क्या देगा हमें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या देगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो देगा हमें क्या देगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंटली ये जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन, ये एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं और फिर हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दे के रखा होता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे ए की कंसंट्रेशन ये थी, बी की और रेट ये थी। ठीक है, 2-3 एक्सपेरिमेंट्स दे के रखे होते हैं, फिर हम निकालते हैं ये। ठीक है, फिर हम इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल है, और इसके बारे में आप ये याद रखोगे कि ऑर्डर हमेशा ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी में हमें डिफरेंट आ रहा था, लेकिन इसमें ये आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डर कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और क्या? और जीरो भी हो सकता है, एंड जीरो। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। यहां पे दूसरा पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, मैक्सिमम ऑर्डर होता है बराबर 3 के। मैक्सिमम ऑर्डर किसके बराबर होता है? 3 के। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर होता है बराबर 3 के। वो हम कोलिजन थ्योरी में काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी ज़्यादा इस पे हम फोकस नहीं करते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर क्यों 3 होता है, या मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 3 क्यों होती है, वो हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों होता है, कोलिजन थ्योरी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है, काफ़ी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, कोलिजन थ्योरी में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा जो नया टॉपिक है, वो है ये डिटर्मिनेशन मेथड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करें? वो कैसे करते हैं? पहला है हमारा, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म दे के रखा हो, अभी हमने
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी होती है तो उसका रिएक्शन मैकेनिज्म दे के रखा होता है, फिर बोलता है हमारा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, वो हम देख लेंगे अभी, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिर है इफ डेटा इज गिवन, इफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज गिवन, तो अभी मैंने बोला है एक्सपेरिमेंटल डेटा भी दे के रखा होता है और फिर बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो वो भी हम देख लेंगे। फिर होता है हाफ लाइफ पीरियड, ये अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब देखेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जब वो देख लेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से हम आपको ये फिर समझ आएगा। पहला जब रिएक्शन मैकेनिज्म दे के रखा हो तो फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। मान लो यहां पे क्या, इफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज गिवन, इफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज गिवन, ये बोल रहा है अगर रिएक्शन मैकेनिज्म दे के रखा हो, ठीक है। फॉर ए रिएक्शन 2a + 3b, देखो 2a + 3b क्या दे रहा है, A2B3, A2B3, ठीक है। एक रिएक्शन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 में A + B दे रहा है AB, ये वेरी स्लो स्टेप है, ये वेरी स्लो स्टेप है। दूसरे स्टेप में A, B और B मिल रहा है तो दे रहा है AB2, ठीक है, ये फास्ट स्टेप बोल रहा है। और फिर AB2 A और B के साथ बन के यहाँ पे मिल के दे रहा है A2B3, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये और भी रिएक्टेंट थे, ये रिएक्टेंट हमारे थे A2 2a + 3b, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है और ये वेरी स्लो स्टेप है। तो रेट किसके बराबर होगी, रेट किसके बराबर होगी, रेट होती है बराबर, मैंने बोला है स्लोवेस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट इससे हम निकालेंगे, ठीक है, रेट इससे निकालेंगे। अब हमें क्या बोल रहा है, इफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज गिवन। लेकिन मैंने आपको अभी बोला है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें हर कोई स्टेप होता है, जो हर कोई स्टेप होता है वो होता है सिंपल स्टेप। क्या होता है, सिंपल स्टेप, ठीक है। तो यहां पे मैंने अगर आपको बोला है सिंपल स्टेप है तो रेट होती है बराबर, सिंपल स्टेप अगर है तो सिंपल स्टेप में सिंपल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कुछ पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं यहाँ पे याद रखना, ठीक है, और ध्यान रखना। जो अगर कोई रिएक्शन दे के रखा है और बोल रहा है ये सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन में डायरेक्ट बोल रहा है ये सिंपल स्टेप है, ये सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसकी जो यहाँ पे स्टेशोमेट्री होगी 1 और 1 है, जो स्टेशोमेट्री होगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। मान लो अगर मुझे ये यहाँ पे ऑर्डर इसका निकालना हो तो रेट मैं लिखूँगा, रेट किसके बराबर आएगी, तो रेट आएगी बराबर k A⁻1 और B⁻1। 1 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 था। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो यहाँ पे स्टेशोमेट्री होगी वही ऑर्डर होगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर 1 और 2 होता तो ऑर्डर आया था मेरा 3, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा मेरा 1 + 1, तो ऑर्डर आएगा मेरा यहाँ पे, ऑर्डर किसके बराबर आएगा, 1 + 1 आएगा 2, 1 + 1 आएगा 2, ठीक है। मान लो मेरी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, वो है A + B, 2a + B गिव्स प्रोडक्ट, 2a + B गिव्स प्रोडक्ट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, बोल रहा है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखूंगा, रेट होती है बराबर किसके बराबर, k A⁻2 B⁻1, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टेशोमेट्री होगी वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ऑर्डर पहले रेट ला, जो रेट है
वो ये स्टेप देगा, ये स्टेप देगा या ये स्टेप देगा। कौन सा स्टेप हमारा रेट देगा? रेट देगा स्लोवेस्ट स्टेप। अगर आपने ये लिखा, मे भी कभी गलत भी आएगा, सही भी आएगा। यहाँ पे अगर हमने और वन इसका भी है 1, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर हमने लिखा स्लो स्टेप 1, 2 और 3, अगर यहाँ पे आपने लिखा तो फिर ऑर्डर इसके रेस्पेक्ट में 3 आएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो हम इसका रेट लाइक एक्सप्रेशन इक्वेशन निकालेंगे पहले स्टेप पर, a प्लस बी इक्वल्स ए बी। तो हमने वही लिखा, तो ऑर्डर किसके बराबर आया? ऑर्डर आया बराबर किसके बराबर? 2 के। तो अगर ऐसे ही इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन भी करना हो, मान लो यहां पे 2a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। यह है एलिमेंट्री रिएक्शन, सब एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या हो रहा है इसके साथ? ये सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये देगा 2b प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, a गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। इन सब का ऑर्डर बोलना है। ये सब एलिमेंट्री रिएक्शंस है। तो ऑर्डर क्या होगा यहां पे? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 + 1 हो गया 3। यहां पे मैं लिखूंगा ऑर्डर, ठीक है। 2 + 1 हो गया, इसका भी ऑर्डर 3। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 + 1 आएगा 2 इसका ऑर्डर, और इसका ऑर्डर आएगा 1, ठीक है। इतना समझ आ गया? काफ़ी अच्छे से हमने ये देख लिया है कि अगर ये 3 है तो ऐसे आएगा, मतलब अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है इसका ऑर्डर आएगा 3, क्योंकि स्टेशोमेट्री होती है एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया हुआ होगा कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है उसकी जो स्टेशोमेट्री है वही ऑर्डर होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शंस ना होती, ठीक है, तो फिर हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दे के रखा होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा दे के रखा हो तो उससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म दे के रखा था तो हमने उसी तरीके से इनको किया है। तो अगर हम अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं अपने, ठीक है। ये क्वेश्चन है फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 2a + 3b gives a2b3, a2b3, 2a + 3b gives a2b3। और ये बात भी आप ध्यान में रखोगे और याद रखोगे कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे हमारा स्लोवेस्ट स्टेप कौन है? बोलो। ये है, ये हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है, ठीक है ना। ये हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है। तो रेट लिखेंगे इसी के हिसाब से। ये जो है a b gives b, ये k2 है रेट कांस्टेंट, ठीक है। k2 क्या है? रेट कांस्टेंट। तो इसको लिखेंगे a b, इसको लिखेंगे रेट होती है बराबर, रेट किसके बराबर होती है? k2 a b और b, a b और b। मैंने यहाँ पे पावर नहीं लिखा है क्योंकि ये हर कोई स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, हर कोई स्टेप होता है एलिमेंट्री, ठीक है। तो सीधे ऐसे लिखा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी इन ईच स्टेप। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी इन ईच स्टेप। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलरिटी पहले देखेंगे हम मॉलिक्यूलरिटी। इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1 + 1। तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी है 2, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूलरिटी है 2। इस स्टेप में कितनी मॉलिक्यूलरिटी? 1 + 1, इसमें भी 2 है। और इसमें कितनी है? 1, 2 और 3। तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी है 3। ये सिंपल था। इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? कितने मॉलिक्यूल्स? ए और बी। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं, 2, 2 और 3, ठीक है। इतना ये सिंपल था। लेकिन क्वेश्चन ये है
फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे, स्लोवेस्ट स्टेप होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो स्लोवेस्ट स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आपने बहुत सही किया और लिख लिया ये वाला स्टेप। और यहाँ पे फिर बोला ऑर्डर होता है, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, ऑर्डर 2 है, लेकिन ये गलत है। क्या है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग। गलत क्यों है? यहां पे मेरा आया है ए बी, ए बी, ये जो ए बी है यहां पे ए बी जो है ये है इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा याद रखना, रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन में नहीं आएगा। क्या, जो ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन ये नहीं आएगा कभी किसमें, रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन में। ये कभी भी रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। आपने क्या किया था, रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसे ही लिखा था और ऐसे ऑर्डर किया, अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही किया था। लेकिन ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन में नहीं आता है। तो अब हम कैसे इसको रिमूव वहाँ पे करेंगे। पहली रिएक्शन उसने दे के रखी है, लेकिन ठीक है, उसने लेकिन पहली रिएक्शन दे के रखी है, a प्लस बी गिव्स ऐसे K1 एंड K1 डैश या K-1 लिखो। K1 एंड K-1 क्या दे रहा है, AB। तो इस AB को हम इस इक्वेशन से रिमूव कर सकते हैं। AB दे रहा है, ये K1 है फॉरवर्ड कांस्टेंट और बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो दे रहा है AB। अगर आपको पता है K1 बाई K2, K इक्विलिब्रियम होता है बराबर, K इक्विलिब्रियम होता है बराबर K1 बाई K-1, ठीक है, K1 बाई K-1, वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट AB डिवाइड बाई AB। अगर आपको पता नहीं है तो इसको याद रखना है। आपने क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इसको अगर K1 एंड K2 है, K1 फॉरवर्ड है और K-1 बैकवर्ड है, तो हमने कैसे लिखा, K1 बाई K-1 फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड कांस्टेंट, ठीक है, वो होता है बराबर AB प्रोडक्ट, यह है रिएक्टेंट, ठीक है, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ने आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो अब हम AB को रिमूव कर सकते हैं। AB किसके बराबर आएगा, AB किसके बराबर आएगा, AB किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर K1 डिवाइड बाई K-1 इंटू A इंटू B, इसके बराबर आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, इसके बराबर आएगा। AB को सीधे सब्स्टिट्यूट करो इधर, कहां पे, इधर, इसमें। अगर हम AB को यहां इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट अब नहीं रहेगा, ठीक है, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा नहीं रहेगा। तो इसको सीधे वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको पहले इरेज करता हूं। इसको सीधे इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो रेट किसके बराबर आएगी, रेट आएगी बराबर K2, फिर ये AB के बदले लिखेंगे हम K1 बाई K2, K-1, K1 बाई K-1, फिर लिखेंगे A, फिर लिखेंगे B, फिर अपना B, ठीक है। AB के बदले हमने ये है K1 डिवाइड बाई K-1 लिखा, पहले K2 खुद का ही था, फिर AB के बदले लिखा K1 डिवाइड बाई K-1
A इंटू बी, ये लिखा, फिर अपना B लिखा, ठीक है। तो अगर हम अब देखेंगे, अब हमें ये जो रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन आई है ये काफ़ी सही आई है। क्या आई है? काफ़ी सही आई। इसमें अब कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, इसमें अब कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। अगर अब हम ऑर्डर देखेंगे, इसका 1 आएगा, इसका 1 और इसका 1 है, तो ऑर्डर किसके बराबर होगा? ऑर्डर किसके बराबर हुआ? 3 के। और यहाँ पे ऑर्डर किसके बराबर आया था? 2 के। ऑर्डर यहाँ पे 2 के बराबर आया, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 के बराबर आया। अब आपको लग रहा है कि मैंने गलती की थी, लग रहा है ना? लग रहा है ना मैंने यहाँ पे गलती की थी। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था और यहाँ पे मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट आ रहा था, और क्वेश्चन में वो पहले ही देगा ऑर्डर इसका 2 है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कैसे इसको रिमूव करेंगे। फिर इस चीज़ से पहला स्टेप भी उसने दे के रखा था, निकालिए ऐसे। ए बी इसके बराबर आया, हमें ए बी आएगा K1 K-1 A एंड B के बराबर, ठीक है। तो फिर इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो आया इसके बराबर। अगर उसने अब बोला है मुझे K इफेक्टिव बोलो, K इफेक्टिव किसके बराबर होगा? K इफेक्टिव अगर उसने पूछा वो भी निकाल सकते हैं। K इफेक्टिव होगा बराबर K2 K1 डिवाइड बाई K-1, ये होगा बराबर K इफेक्टिव। ये भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे बोलेगा K इफेक्टिव मुझे बताओ, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस ऐसे ऑप्शंस में देगा, A एंड B इज करेक्ट, A B इज करेक्ट, ऐसे देता है बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया हुआ होगा और आप इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देख लोगे एट योर ओन प्लेसेस, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो भी काफ़ी अच्छा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे एक एक करके। 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उनके ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। टी हाफ लाइफ पढ़ेंगे उनकी, काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे, उन क्वेश्चंस को भी काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। और इतना अगर वो डायरेक्ट भी क्वेश्चंस देगा, वो ऐसे बोलेगा इसका रेट ला, मतलब इसको मॉलिक्यूलरिटी बताओ, वो भी हमने देखा था कि मॉलिक्यूलरिटी इसके बराबर है, इसकी 2 है और 3 है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।